स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट है एंड फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। साइट्स, पुरास्थल। Sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used, and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under the water. You will learn more about different sites in later chapters. पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। Find the Kurnool caves on map 2. Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat, and to scare away animals. What do we use fire for today? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं? नेम्स एंड डेट्स, नाम और तिथियाँ। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to above 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle, and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, Middle Stone. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. Microliths were probably stuck on two handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में
हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुराने जो पत्थर होते थे युग वाले, आज औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. What do you think the term Neolithic means? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often, we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them. हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलती जलवायु। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grasslands. This, in turn, led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle, that is, animals that survived on grass. लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवर की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learnt where they grew and when they ripened. This may have led to them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Often
People protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. Can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते या जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? Domestication. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large-sized grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. Look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू की गई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं
वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यहीं तक रखते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। ओके, थैंक यू।